हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रख के आज बेसिक चीजों पे हम लोग बात करेंगे सॉलिड स्टेट का। ठीक है, जैसा कि आप भी देख रहे हो कि सीबीएसई और जैक बोर्ड ने क्या किया है कि एग्जाम को दो टर्म में डिवाइड कर दिया है। एक आपका ये दिसंबर में एग्जाम होने वाला है और एक एग्जाम हम लोग का मार्च अप्रैल में होगा। तो उसी को ध्यान में रख के मैं आज केमिस्ट्री का क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों का क्रैश कोर्स के रूप में क्लास को कवर करूंगा। जैसे कि ऐसे जब हम लोग क्लास लेते हैं तो क्या होता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री को पूरा डिटेल से पढ़ाते हैं। जैसे अगर मैं आज सॉलिड स्टेट के विषय में ही बात करूं बच्चों, तो सॉलिड स्टेट का कम से कम ये लेक्चर बनते हैं तो 12-13 लेक्चर बनते हैं। ठीक है, लेकिन आज हम लोग क्या करने वाले हैं, अगले 40 मिनट 50 मिनट का जो भी क्लासेस होगा अभी, उसमें मैं सॉलिड स्टेट में जितने भी मेन पॉइंट्स हैं मैं उस पर डिस्कस करूंगा, जो आपको एग्जाम में काफी सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे ऑब्जेक्टिव को समझने के लिए। तो इसके दो मैं लेक्चर बनाऊंगा। एक तो आपको इसके जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं इस चैप्टर्स में उसके विषय में आज डील करेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस लेंगे। इसमें हर एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन रहेगा और उसमें कौन एप्रोप्रिएट आंसर्स होगा उस पर हम लोग वर्क करेंगे। बच्चों जैसे कि आप देख रहे हो कि सॉलिड स्टेट में सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो दो चीजें होती है। एक सॉलिड के टाइप अगर है तो मेनली दो ही टाइप है, एक अमॉर्फस है तो दूसरा क्रिस्टलाइन है। इसके आप डिफरेंस को भी समझ सकते हैं कि अगर देखा जाए तो क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो ज्योमेट्री और कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, तो एक रेगुलर डिफाइंड ज्योमेट्री है, जबकि अमॉर्फस सॉलिड का जो ज्योमेट्री है वो रेगुलर डिफाइंड नहीं है। इसके बाद अगर हम मेल्टिंग पॉइंट के विषय में बात करते हैं तो सॉलिड के जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उसके मेल्टिंग पॉइंट काफी शार्प होते हैं, जबकि अमॉर्फस सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होते हैं। अगर आप क्लीवेज प्रॉपर्टी के विषय में बात करो तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो क्लीवेज प्रॉपर्टी, जिसको अगर आप काटोगे तो दो इक्वल शेप में ये क्या होंगे, या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि शार्प कटिंग होगा। इक्वल शेप तो मैं नहीं बोलूंगा, इक्वल शेप तभी होगा जब उसको आप सेंटर से कट करोगे, लेकिन जो कटिंग होगा ना बच्चों वो शार्प कटिंग होगा, जबकि अमॉर्फस सॉलिड में शार्प कटिंग नहीं होते हैं। इसके अलावा अगर आप देखो तो हीट ऑफ फ्यूजन में क्या होते हैं कि इसके पास जो क्रिस्टलाइन सॉलिड के पास हीट ऑफ फ्यूजन होता है वो डेफिनिट होता है, जबकि अमॉर्फस सॉलिड में ऐसी बातें नहीं होती है, दे डू नॉट हैव ए डेफिनिट हीट ऑफ फ्यूजन। फिर आइसोट्रोपिक नेचर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो होते हैं वो आइसोट्रोपिक नेचर होते हैं या एनाइसोट्रोपिक होते हैं। तो बच्चों क्रिस्टलाइन सॉलिड में एनाइसोट्रोपिक नेचर होते हैं, जबकि अमॉर्फस सॉलिड में जो होते हैं आइसोट्रोपिक नेचर होते हैं। अब यहाँ पे क्या है आइसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक का मतलब, बच्चों जैसे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के अलग अलग डायरेक्शन में आप इंटर करोगे ना तो बहुत सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज है। जैसे अगर मैं बात करूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, अगर हम किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड के अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ढूंढेंगे तो वो हमें अलग अलग मिलेगा। इसका मतलब क्या है, डायरेक्शन हम चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो रही है, चेंज होते जा रही है। इसलिए कहा गया है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में आइसोट्रोपिक नेचर वाले होते हैं, जबकि अमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं आइसोट्रोपिक नेचर होते हैं। आप किसी भी डायरेक्शन में जाओगे तो फिजिकल प्रॉपर्टी एक समान मिलेगा। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड। इज इट क्लियर? इसके बाद बच्चों हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो ये क्रिस्टल सिस्टम है, ठीक है ना, सॉलिड स्टेट में क्रिस्टल सिस्टम, यहाँ पे 7 तरह के क्रिस्टल सिस्टम है। पहला तो इसमें आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्यूबिक जो ये क्रिस्टल सिस्टम है, ठीक है, इसके पैरामीटर्स क्या होते हैं। बच्चों यहाँ पे पैरामीटर्स जब भी पूछेगा ना, क्यूबिक यूनिट सेल हो या किसी भी टाइप को, जैसे कि टेट्रागोनल हो, ऑर्थोरोम्बिक हो, ठीक है, इसके अलावा हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लाइनिक, ट्राइक्लिनिक, जो भी आपको क्रिस्टल के टाइप्स दिए होंगे बच्चों, इसमें जो पैरामीटर्स होंगे इसके 6 पैरामीटर्स होते हैं। 3 इसके एजेस होते हैं और 3 इसके एंगल्स होते हैं, समझ रहे हो ना। जैसे कि क्यूबिक यूनिट सेल पे अगर आप बात करो तो क्यूबिक यूनिट सेल में देखो इसके जो पैरामीटर्स होते हैं, तीनों एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, 90 डिग्री के बराबर होते हैं, और इसके जो भी एज लेंथ होते हैं वो भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इस तरह बाकी आप क्रिस्टल सिस्टम का ये पैरामीटर में रिलेशन याद रख सकते हो, क्योंकि यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आपसे पूछ देगा कि टेट्रागोनल के जो पैरामीटर्स होते हैं उसमें क्या रिलेशन होते हैं, जो टेट्रागोनल क्रिस्टल होते हैं उसके पैरामीटर में क्या रिलेशन होते हैं। तो बच्चों वहां पर आप देखोगे कि A इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी। इसके मतलब क्या होगा कि इसके दो साइड इक्वल है लेकिन तीसरा के बराबर नहीं होगा। और जबकि एंगल्स देखोगे तो इसके सभी एंगल्स जो होते हैं अल्फा बीटा
गामा जो आप देखोगे 90 डिग्री होता है। तो इस तरह से ये वाला कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होगा क्रिस्टल सिस्टम में पैरामीटर्स के बीच रिलेशन, ठीक है ना। इसके बाद देखो बच्चों यहाँ पे आपसे सवाल और क्या पूछा जा सकता है इस चैप्टर में, जैसे कि हमसे मान लो क्यूबिक यूनिट सेल के विषय में बातें कर रहा है, और क्यूबिक यूनिट सेल में जैसे कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हो गए, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल हो गए, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल हो गए, इसमें ना नंबर ऑफ एटम के विषय में हमसे पूछा जा सकता है, ठीक है, समझ रहे हो ना बात। एकदम आराम से प्यार से ना इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट को समझो कि इसके अंदर क्या क्या है, और यही छोटी छोटी चीजों को अगर आप 2-3 बार याद कर लो तो ऑब्जेक्टिव आपका बढ़िया से अच्छे से आप फेस कर पाओगे, समझ रहे हो ना। तो जैसे कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में अगर हम बात करें तो इसमें कितने एटम होते हैं, तो बच्चों इसमें जो एटम्स होते हैं वो सभी 8 कॉर्नर से ही एटम मिलेंगे, तो वहां पे एक एटम हो जाता है, ठीक है ना। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितने एटम होंगे, एक हो जाएंगे। वहीं पे आप अगर बॉडी सेंटर्ड में बात करोगे तो एक कॉर्नर से और एक उसके सेंटर्स पे 2 एटम का नंबर्स मिलेगा। इसी तरह अगर एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के विषय में हमसे पूछा जाए कि इसमें कितने एटम आपको पाई करेंगे, तो क्या बोलना, 8 कॉर्नर से एक हो गए और 3 जो हो गए 6 फेस से हो जाएंगे, हाफ एटम जो होगा हर एक फेस के अंदर आएगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो टोटल कितने एटम्स हो जाएंगे, तो 4 एटम्स होंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर बनेगा, सिंपल क्यूबिक में, बॉडी सेंटर्ड में और फेस सेंटर्ड में जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो कितने होंगे। तो याद करो, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एटम्स की संख्या अगर पूछा जाए तो क्या बताना सॉरी, एक, बॉडी सेंटर्ड में यदि पूछा जाए तो 2 और फेस सेंटर्ड में पूछा जाए तो 4। ये सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। इसके बाद देखो यहाँ पे डेंसिटी का कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है। डेंसिटी जो होता है बच्चों, डेंसिटी Zm अपॉन AQMA, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा किसी भी सॉलिड के जो आप यूनिट सेल लेते हो, यूनिट सेल का डेंसिटी कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। तो यूनिट सेल का डेंसिटी कैसे फाइंड करोगे, तो बताओ, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पे क्या करोगे, मास अपॉन यूनिट सेल लोगे अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब मास ऑफ यूनिट सेल में देखो एक एटम इन्वॉल्व होता है, बहुत सारे एटम्स होते हैं, तो नंबर ऑफ एटम इनटू मास ऑफ ईच एटम, और अपॉन क्या करेंगे, वॉल्यूम लेंगे। और एक एटम का मास निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो गिवन मास होता है उसको मोलर मास से डिवाइड कर देते हैं, तो फार्मूला तैयार हो जाता है क्या चीज, D बराबर Zm अपॉन कितना, AQMA। तो ये भी सवाल हमसे पूछे जाते हैं कि डेंसिटी फाइंड करना है। डेंसिटी के अलावा अगर मान लो आपसे ये Z है, Z बच्चों नेचर ऑफ यूनिट सेल को डिसाइड करता है कि यदि Z का मान लो कितना आ गया, 1 आ गया, तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है। Z का मान 2 आ गया तो BCC अरेंजमेंट मिलेगा, Z का मान 4 हो गया तो FCC अरेंजमेंट मिलेगा। बात समझ रहे हो ना, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर A अगर निकालना है A, तो देखो AQ बराबर D को नीचे ले आओ और उसको क्यूब रूट में अगर A निकालेंगे तो हो जाएगा Zm अपॉन D इंटू MA। तो यहाँ पे कोई भी आपको ना ये 4 वैल्यू दिया रहेगा या 3 वैल्यू, एक पूछा जाएगा क्योंकि आपको एड्रेस नंबर तो डिफाइंड है, आपको पता होना चाहिए 6.022 × 10⁻23। ये क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। इसके अलावा देखो बच्चों यहाँ पर हम लोगों से क्या पूछा जाएगा कि रिलेशन बराबर पूछता है ना, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल और फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में रेडियस ऑफ एटम और साइड ऑफ जो यूनिट सेल होते हैं उसके बीच रिलेशन पूछता है। जैसे यदि आप सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में अगर बात करो, ठीक है ना, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में अगर आप बात करो तो बच्चों यहाँ पे बहुत सिंपल सा हमें रिलेशन मिलेगा, ठीक है। क्या रिलेशन मिलेगा, ये A जो होगा, ध्यान दो, A बराबर 2R होगा तो R बराबर जो हो जाएगा बच्चों A/2 हो जाएगा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, ठीक है ना। ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो रिलेशन निकलेगा रेडियस ऑफ एटम एंड साइड ऑफ यूनिट सेल में वो R बराबर A/2 होगा। इसी तरीके से हम लोग से बॉडी सेंटर्ड के विषय में पूछता है, ठीक है। तो बच्चों बॉडी सेंटर्ड जो रिलेशन निकलेगा √314A, ठीक है ना, ये रिलेशन होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में, ठीक है ना। किसमें होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में, ठीक है। इसको निकालना बहुत आसान होता है। जैसे मान लो मैंने ये एक टाटो क्रिस्टल लेके एक क्या बना दिया, यूनिट सेल बना दिया, तो बॉडी सेंटर्ड है, तो ये देखो यहाँ से ये क्रॉस करेगा लाइन, ठीक है। तो ये लाइन में ही क्या होगा, ये देखो, ये एक तो यहाँ से आप ये फेस डायगोनल निकालोगे और ये बॉडी डायगोनल, तो अगर मान लीजिए फेस डायगोनल को हम लोग लेते हैं तो क्या हो जाएगा, √a² + a² तो बराबर देखो √2a
टू ए स्क्वायर तो रूट 2 इंटू क्या निकाल दोगे ए। अब ये निकालो जैसे ए बी सी ले लो, इसको क्या मान लो डी, तो बी डी निकालेंगे, ये बी डी तो देखो क्या होगा ए बी स्क्वायर और जो ए डी स्क्वायर, तो ए बी को देखोगे तो रूट 2 ए का होल स्क्वायर और ये ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट 3a। और ये BD जो है बच्चों, BD वो कितने रेडियस के बराबर होगा, तो देखो एक रेडियस यहाँ से, एक रेडियस यहाँ से और दो रेडियस यहाँ से ले लो पूरा डायमीटर का, तो ये 4r के बराबर हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो ये r बराबर देखो कितना निकलेगा रूट 3/4 इंटू ए, तो ये BCC अरेंजमेंट में रिलेशन निकल जाता है ए और r के बीच। उसी तरह ये आपका FCC में जो रिलेशन निकलेगा बच्चों, FCC में, ठीक है, FCC में आप जो रिलेशन निकालोगे, देखो कहां से निकालते हैं हम लोग, इस फेस डायगोनल से निकाल दो। ये फेस डायगोनल में जो रेडियस होगा इसका सम देखो, यहाँ पे एक एटम इधर से एक इधर आधा इधर, तो ये एक आर, यहाँ 2r और ये कितना एक आर होगा ना। तो यहाँ पे देखो क्या करोगे आप, फिर से 4r हो गया और 4r बराबर जो होगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, देखो ये साइड है ये साइड a, तो 4r बराबर हो जाएगा 2a स्क्वायर, कोई भी r लिखो, कैपिटल r है तो चलो कैपिटल r में लिख देता हूं, तो ये 4r बराबर हो जाएगा रूट 2a, तो r बराबर हो जाएगा रूट 2/4, तो इसको काट दो तो 1/2 रूट 2√2 हो गया ना, तो a/2 रूट 2। इसका मतलब FCC में अगर रिलेशन पूछेगा बच्चों तो r बराबर a/2 रूट 2 होगा। तो ये तीनों रिलेशन जो है हम लोग से पूछा जा सकता है कि साइड ऑफ यूनिट सेल एंड रेडियस ऑफ एन एटम में क्या रिलेशन होता है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में और फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में। बच्चों इसके बाद जो है बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछता है कोऑर्डिनेशन नंबर। बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर को किस तरीके से डिफाइन करोगे, तो जो नंबर ऑफ नियरेस्ट नाइबर्स होते हैं यूनिट सेल में पार्टिकल्स के पास, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर डिफाइन करता है, ठीक है। जैसे एक एटम को 4 एटम कवर किए हुए हैं, घेरे हुए हैं सब तरफ, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा। तो आपको ना याद रखना है सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है बच्चों, जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल आपने अभी ड्रॉ किया था उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, ठीक है ना। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होंगे, 6 होंगे, दिमाग में सेट कर लो। अगर हमसे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कोऑर्डिनेशन नंबर पूछे तो 8 होता है, और फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में यदि कोऑर्डिनेशन नंबर पूछे तो 12 होता है, ठीक है ना। याद आ रहा है बच्चों, ये लेक्चर मैंने जो बनाया ना रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है, यदि आपका सॉलिड स्टेट पढ़ा हुआ है तो ये आपके लिए बहुत ही बेटर साबित होगा। नहीं तो मैं एडवाइस कर दूंगा आपको कि सबसे पहले इस चैप्टर पे कमांड करो, तभी जाके मेरी बातों को आप समझ पाओगे, आपका एक थ्रोली रिवीजन हो पाएगा इस चैप्टर का, ठीक है। तो बस बच्चों की डिमांड पे मैं क्लास स्टार्ट किया ताकि एग्जाम में आपको एक सपोर्ट मिल जाए। ऐसे भी मेरे चैनल पे मैथ्स का क्लास रेगुलर चल रहा है। नेक्स्ट ईयर में कोशिश करूंगा कि जो फिजिक्स और केमिस्ट्री कम से कम क्लास 11 स्टैंडर्ड का मैं स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट ईयर। हाँ, लेकिन अभी मैं जो बेसिक चीजों पे बात कर रहा हूँ तो उतना मैं जरूर बातें करूंगा जो कि एग्जाम में आपको काफी हेल्प करे, सपोर्ट करे, ठीक है। तो देखो ये छोटे छोटे सवाल हेल्प कर सकते हैं, पूछा जाता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्या रिलेशन होता है साइड ऑफ यूनिट सेल एंड रेडियस ऑफ एटम, तभी आपने देखा कि r बराबर 1/2 होता है। बॉडी सेंटर्ड में आपने देखा कि r बराबर रूट 3/4 हो जाता है, और FCC में आपने देखा कि r बराबर a/2 रूट 2 होता है। समझ में आ रहा है। इसके बाद देखो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में मैंने आपको बताया कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6, बॉडी सेंटर्ड में 8 कोऑर्डिनेशन नंबर और फेस सेंटर्ड में बच्चों 12 होते हैं, याद रखना ये 12 कोऑर्डिनेशन नंबर होंगे। चलो इसके बाद जो है नेक्स्ट हम लोग से बच्चों पैकिंग एफिशिएंसी का नॉलेज पूछा जाता है। पैकिंग एफिशिएंसी का क्या मतलब होता है कि किसी भी यूनिट सेल में ना जो एटम है वो कितना परसेंटेज में है और उसमें फिर फ्री स्पेसेस क्या है, ये बड़ा कॉमन सा सवाल पूछा जाता है, ठीक है ना। तो क्या है जैसे कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में आप पैकिंग एफिशिएंसी निकालोगे तो बच्चों सिंपल क्यूबिक में एक एटम होता है, तो पैकिंग एफिशिएंसी निकालने का सिंपल सा कहानी क्या करेंगे 1 × 4/3 πr³ ले लेंगे और अपॉन AQ ले लेंगे और इनटू क्या करेंगे 100 कर देंगे। ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का कहानी है। और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में r बराबर देखो a/2 होता है, r बराबर क्या
a/2, तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट कर देना है 4/3 पाई r क्यूब, और ये a की जगह पे आप 2r लिख दोगे तो 2r का क्यूब, हमने यहाँ पे कैपिटल R लिखा है तो इंटू 100 कर देंगे, ठीक है, 2r का क्यूब इंटू 100 करोगे, और इसका जब कैलकुलेशन करोगे बच्चों तो कैलकुलेशन करने पे आपको जो पैकिंग एफिशिएंसी निकलेगा वो 52.4% निकलेगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। सिंपल क्यूबिक जो यूनिट सेल्स होते हैं उसमें जो पैकिंग एफिशिएंसी है 52.4 होगा, और वहीं अगर फ्री स्पेस पूछेगा आपसे तो 100 माइनस 52.4 कर देना, 100 में से इसको घटा देना। इसी तरीके से आपसे बॉडी सेंटर्ड के विषय में भी पूछेगा पैकिंग एफिशिएंसी, तो आप उसमें 68% पे टिक लगाना। बॉडी सेंटर्ड में देखो 2 एटम होते हैं तो फार्मूला लग जाएगा 2 into 4/3 पाई r क्यूब अपॉन a क्यूब into 100, और बॉडी सेंटर्ड में a और r में मैंने रिलेशन आपको बता रखा है, √3/4 है तो a बराबर 4r/√3, यहाँ पे रख के वैल्यू इवैल्यूएट करेंगे तो 68% आएगा, ठीक है, अप्रॉक्स कितना आएगा 68%। तो वहां पे फिर आप क्या कर सकते हो, 68% है तो फ्री स्पेस पूछा जाएगा बीसीसी में, तो आप 100 में से 68 माइनस कर देना, कितना आ जाएगा 32%। इसी तरीके से आपको फेस सेंटर्ड में पूछा जाएगा, और ये एचसीपी दोनों फेस सेंटर्ड और एससीपी हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर, इसमें जो पैकिंग एफिशिएंसी जो है 74% है, कितना है 74% एरिया को एटम कवर किए हुए होते हैं। तो बताओ इसमें फ्री स्पेस कितना होगा, तो 100 में से इसको माइनस कर दो 74 को, तो देखो कितना आ जाएगा 26। अच्छा बॉडी में 68 है तो 32 आ जाएगा, वहां पर 32 आ जाएगा, और फेस सेंटर्ड और हेक्सागोनल में 74 पैकिंग एफिशिएंसी है, तो जो फ्री स्पेस होगा वो 100 में से आप माइनस कर देना, तो 100 माइनस 74 जो होगा 26% आएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। इसके बाद देखो बच्चों, ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर की कहानी होती है ना, पॉसिबल कोऑर्डिनेशन नंबर ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेडियस रेशियो। रेडियस रेशियो का मतलब क्या हो गया, जो हम केटायन और एनायन, जो भी आप जो सॉलिड बनाते हो, ठीक है ना, उसमें जो क्रिस्टलाइन सॉलिड में आपको केटायन और एनायन का अरेंजमेंट मिलता है, तो जो केटायन और एनायन का जो रेडियस रेशियो है उसके आधार पर आप कोऑर्डिनेशन नंबर डिसाइड कर सकते हो, ठीक है ना। तो आप नहीं हो तो नोट पे बना के लिख लो। यदि रेडियस रेशियो का जो रेंज है बच्चों वो यदि 0.155 से 0.255 के बीच आता है, या 0.225 है, सॉरी 0.155 से 0.225 के बीच यदि रेडियस रेशियो आता है, दैट इज केटायन और एनायन का रेशियो, ठीक है, यदि इस रेंज के बीच आता है 0.225 से ठीक पहले लेंगे, ठीक है, तो 0.155 से 0.225 से ठीक पहले वाला जो भी रेंज आएगा उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर आप 3 बताओगे, ठीक है, कितना बताओगे 3, याद रखना। यदि रेडियस रेशियो 0.225 से 41 कितना आएगा, यदि इसको तो आप लिख दिया 0.225 से यदि 0.414 अगर आता है बच्चों तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो हो जाएंगे इसके 4 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 4, याद रखेंगे ना। यदि मान लो रेडियस रेशियो का मान इसके बीच में है कुछ भी, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3, इसके बीच में है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4, और यदि 414 से 0.732 होता है ना, 0.732, तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ जाएगा। यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 3, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4, और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकला था 6 या 8 होगा, 6 होगा ना, हाँ बिल्कुल। 0.414 से 0.732 का कोऑर्डिनेशन नंबर 6, और 0.732 से 1.00 के बीच अगर रेडियस रेशियो आते हैं, दैट इज r प्लस r माइनस केटायन और एनायन का रेडियस रेशियो, तो बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है 8 होता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जा सकता है रेडियस रेशियो के आधार पर। यदि रेडियस रेशियो दिया हो तो उसके आधार पर कोऑर्डिनेशन नंबर को किस तरीके से डिफाइन करेंगे, समझ में आ रहा है। इसके बाद रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड एग्जैक्टली अगर हमसे पूछे तो याद रखना ऑक्टाहेड्रल वॉइड का जो रेडियस होता है 0.414 इनटू कैपिटल R के बराबर होता है, वह कैपिटल R जो होता है रेडियस ऑफ एटम को रिप्रेजेंट करता है। इन द सेम वे यदि हमसे टेट्राहेड्रल वॉइड के विषय में पूछता है तो टेट्राहेड्रल वॉइड जो होता है 0.225 इनटू कैपिटल R के बराबर होता है। तो ये एग्जैक्टली यदि पूछा जाए तो बता सकते हैं।
यहाँ पे आप रेडियस रेशियो के आधार पर कोऑर्डिनेशन नंबर बता सकते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर के आधार पर ना आप ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट भी बता सकते हो। बच्चों यदि कोऑर्डिनेशन नंबर आपको 3 मिल जाए, देखो ये रेडियस रेशियो के आधार पर आप कोऑर्डिनेशन नंबर डिफाइन कर देना। यदि रेडियस रेशियो 3 मिल जाए तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा, जो अरेंजमेंट होगा, वो आपको ट्राइगोनल प्लेनर मिलेगा। क्या मिलेगा? ट्राइगोनल प्लेनर। यदि रेडियस रेशियो का वैल्यू 0.225 से 0.415 आ जाए, जैसे कि पॉसिबल कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो उसकी जो ज्योमेट्री मिलेंगे वो टेट्राहाइड्रल मिलेंगे। क्या मिलेंगे? टेट्राहाइड्रल। नोट करते चल जाओ। 0.155 से 0.225 में यदि रेडियस रेशियो आ रहा है तो जो ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट होगा सॉलिड में, वो आपको ट्राइगोनल प्लेनर मिलेंगे। अगर इस रेंज में आता है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो आपको जो शेप मिलेंगे, ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट मिलेंगे, वो टेट्राहाइड्रल मिलेगा। यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ जाता है ये वाला रेंज में, तो आपको ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट जो मिलेंगे सॉलिड में, वो ऑक्टाहाइड्रल मिलेंगे। और यदि 0.732 से 1.00 के बीच आता है, तो जो ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट है वो क्यूबिक मिलेंगे। बात समझ रहे हैं ना? तो देखो कोऑर्डिनेशन नंबर के आधार पर हम जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है सॉलिड का, वो भी हम लोग डिफाइन कर पाते हैं। बात समझ रहे हो ना? तो ये क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये सवाल जो है पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो कुछ क्वेश्चन है जो हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ठीक है, और टॉपिक्स इसके अलावा बहुत सारे टॉपिक हैं छोटे छोटे, जैसे कि मैं आपको और बताऊं, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, ये सब जो हो गए बच्चों, ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होते हैं सॉलिड के। जैसे कि आप सॉलिड के ढेर सारा प्रॉपर्टीज पढ़ते हो। अगर मैं बात करूं सॉलिड के फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो आप सॉलिड, लिक्विड, गैस बोलते हो। अगर मैं बात करूं केमिकल प्रॉपर्टीज, तो आप एलिमेंट, मिक्सचर, कंपाउंड बोलते हो। ठीक है ना? यदि मैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करूं, तो आप कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर्स बोलोगे। वहीं अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के विषय में बात करें, तो देखो पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस होते हैं, फेरोमैग्नेटिक होते हैं, डायामैग्नेटिक सबस्टेंस होते हैं। तो ये अलग अलग आधार पर आप क्या कर सकते हो? मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स को डिसाइड कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज जो है मैटर में, इसमें आप कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर को आओगे। तो क्लास 12 में ना कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर को किस तरीके से पूछता है? आपको कंडक्टिविटी का रेंज के आधार पर पूछा जाता है। किसके आधार पर? कंडक्टिविटी का रेंज के आधार पर आपसे सवाल पूछे जाते हैं। जैसे मैं बात करूं कंडक्टर, तो कंडक्टर का जो कंडक्टिविटी का ऑर्डर जो होता है 10⁻⁷ पर ओम पर मीटर के बराबर होता है। कितना होता है? 10⁻⁷ पर ओम पर मीटर के बराबर होता है। अगर मैं बात करूं सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी रेंज, तो ये 10⁻⁻6 से लेके 10⁻+4 पर ओम पर मीटर होता है। वही अगर आप इंसुलेटर के बारे में बात करो, तो 10⁻10 से लेके 10⁻20 पर ओम पर मीटर होता है। ये कंडक्टिविटी रेंज है किसका? तो इंसुलेटर का। तो इस तरीके से कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से पूछता है, कंडक्टिविटी रेंज। इसके अलावा अगर हम बात करें डॉपिंग, ठीक है ना, ये भी एक प्रोसेस होता है कि सेमीकंडक्टर में इंप्योरिटी मिला के, इंप्योरिटी में आप ट्राइवेलेंट या पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मिलाते हैं। ठीक है ना, और क्या कहीं ना कहीं आप क्या करते हैं? कंडक्टिविटी को बढ़ाते हो। ठीक है ना, जो सेमीकंडक्टर है उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए आप जो प्रोसेस यूज करते हो, दैट प्रोसेस इज नोन एज डॉपिंग। कहने का मतलब इंप्योरिटी को मिलाने का। तो इससे क्या होता है कि सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी की रेंज बढ़ जाती है। बात समझ रहे हैं ना? जैसा कि आप देख रहे हो ना, इंसुलेटर में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच इतना सारा गैप होता है, इतना सारा गैप होता है, ठीक है ना, कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है कैरी नहीं, आई मीन इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जबकि सेमीकंडक्टर में अगर देखो तो ये गैप कम होता है। ठीक है ना, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का जो गैप होता है कम होता है। उसमें थोड़ा सा अगर आप इंप्योरिटी मिला दो, ट्राइवेलेंट या पेंटावेलेंट, तो उसमें ना कंडक्टिविटी आ जाती है। और कंडक्टर में अगर बात करो तो ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में बहुत कम गैपिंग होता है। बहुत कम गैपिंग होने की वजह से, बहुत कम गैपिंग होने की वजह से क्या होता है कि बहुत कम, क्या उसमें गैपिंग होता ही नहीं। ठीक है ना, बहुत कम मैं बोलूं तो भी गलत है, उसमें गैपिंग होता ही नहीं, उसमें ओवरलैप होते हैं।
ठीक है ना। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड क्या होते हैं, एक तरह से ओवरलैप होते हैं एक दूसरे पर, तो इलेक्ट्रॉन को इधर उधर जाना आसान होता है, तो गुड कंडक्टर होता है, कंडक्टिविटी बढ़िया होता है। बात समझ रहे हो। इसके अलावा आप यहाँ पर देखोगे सॉलिड में बहुत सारे डिफेक्ट्स होते हैं, ठीक है ना। तो मेनली मैं आपको बता दूं सॉलिड के जो डिफेक्ट्स है, इसमें आपसे सवाल पूछा जाता है शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट से, ठीक है ना। तो आप देखते हो कि शॉर्टकी डिफेक्ट में देखते हो कि अगर एक एनायन मिक्स हुआ तो कैटायन भी मिक्स होगा, तो इक्वल नंबर ऑफ क्या होता है ना, कैटायन एनायन मिसिंग हो जाता है। मिसिंग होता है ना तो बच्चों वहां पे मास कम होता है ना, तो मास कम होता है तो डेंसिटी कम हो जाता है। बात समझ रहे हो ना, मास कम होता है तो डेंसिटी कम हो जाता है। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है कि कुछ आयंस मिस करके इनर्शियल प्लेस पे आते हैं, तो इनर्शियल प्लेस पे आते हैं तो उसका डेंसिटी रिटेन रहता है क्योंकि मास को कमा नहीं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल डिफेक्ट में पूछ देता है, शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट से। तो इस क्वेश्चंस को भी आप ध्यान में रखना कि डेंसिटी के भी रिगार्डिंग अगर सवाल पूछेगा तो शॉर्टकी डिफेक्ट में से डेंसिटी डिक्रीज होते हैं, जबकि फ्रैंकल डिफेक्ट में डेंसिटी में कोई बदलाव नहीं आता है। सॉलिड की डेंसिटी में कोई भी बदलाव, किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं आता है। बात समझ रहे हैं ना। क्या बहुत सारा सवाल क्लियर हो रहा है ना। हाँ, तो ये सारी छोटी छोटी चीजों को ना आपको याद रखना पड़ेगा, तभी जाके आप सवालों को बना सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है बोर्ड में पूछे जाएंगे। हाँ, एक दो सवाल और आपसे पूछा जा सकता है, जैसे कि ये बराबर सवाल पूछा जाता है निकल वाला क्वेश्चन जो है। जैसे मान लो दिया हुआ है निकल 0.98, ऑक्सीजन 1.00। आपसे पूछा जाता है ना कि इस निकल में Ni2+ और Ni3+ का क्या परसेंटेज है, ठीक है ना। ये क्वेश्चंस पूछता है, इस तरह का कोई आपको दे देगा कंपाउंड और उसमें बोलेगा कि ये Ni 0.98, इसमें बोलेगा इसका क्या परसेंटेज है। मुझे इस तरह का जब सवाल देना तो घबराने का नहीं है, आराम से आप इसकी परसेंटेज को फाइंड कर सकते हो। आप देखो जैसे कि अगर मैं मान लूं Ni2+ का अगर मैं इसका वैल्यू x मान लूं, ठीक है ना, कि 0.98 में ये x क्वांटिटी है, तो Ni3++ जो हो जाएगा बच्चों वो 0.98 माइनस क्या होगा x होगा। अब देखो इस पर चार्ज कितना है Ni पे 2 है, तो 2 into x, आप इसको लिख सकते हो 2 into x। इस पे कितने चार्ज है 3, तो 3 into 0.98 माइनस x। इसके साथ एक ऑक्सीजन जुड़ा है और एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, तो आप 1 into -2 कर दोगे और सभी का चार्ज को हम क्या कर देते हैं 0 से इक्वेट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखोगे तो 2x, ये देखो 3 8 जा 24 कैरी 2 9 3 27 और 2 94, तो 2.94 माइनस 3x माइनस 2 बराबर देखो 0 हो जाएगा। 2x में 3x गया माइनस x और 2.94 में 2 जाएगा तो 0.94 हो जाएगा, ठीक है ना। होगा बराबर 0, तो माइनस x बराबर माइनस 0.94 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 0.94। इसलिए परसेंटेज ऑफ Ni2+ जब बोले निकालने तो 0.94 में 0.98 से आप क्या करो डिवाइड कर दो into 100, तो ये जो आएगा 95.9991 परसेंटेज आएगा। आप इसको लिख सकते हो 96%। इसी तरह Ni3++ जो है 3+, उसका आप 100 में से 96 माइनस करोगे तो 4%। इस तरह के छोटे छोटे सवाल जो है पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और तो मैंने बताया ही कि रेडियस और साइड ऑफ यूनिट सेल और उसमें जो एटम उसके रेडियस में अगर रिलेशन होगा तो उससे भी सवाल बन सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है। फिर और तो कुछ खास सवाल यहाँ पे बनते नहीं। एक और सवाल आपसे एफ सेंटर के विषय में भी पूछा जाता है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड इन आयन वैकेंसीज जो होते हैं उसी को हम लोग एफ सेंटर्स बोलते हैं, ठीक। तो मैं बेसिक कॉन्सेप्ट पे डिस्कस किया, थोड़ा सा आपके साथ बताया कि ये चैप्टर में क्या कुछ है, आपको ये सब चीज पता होनी चाहिए, ठीक है ना। अब देखो ना ये चैप्टर को पढ़ने में कम से कम 12-13 क्लास लग जाता है, तो 12-13 घंटा का समरी को मैं बस हल्का सा एक्सप्लेन किया है ताकि आपको एग्जामिनेशन में ये जितना भी मैंने समरी बताया वो आपको बहुत हेल्प करे। ये छोटे छोटे सवाल से छोटे छोटे पॉइंट से सवाल बनते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, कम से कम 30 to 40 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसमें मैं हर एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन देके उसको डील करूंगा कि वो
कौन सा ऑप्शन जो है बच्चों एप्रोप्रिएट हो सकता है, करेक्ट हो सकता है। तो आई होप आपको एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट मैंने दिया सॉलिड स्टेट का, आपको समझ में आया होगा। तो चलो प्रैक्टिस करो और इस तरह से जो भी आपके सिलेबस का जो चैप्टर्स होगा जो फर्स्ट टर्म में आने वाला होगा उसमें मैं कोशिश करता हूँ कि ऑब्जेक्टिव को समझाने के लिए कुछ कुछ कॉन्सेप्ट पहले बताओ और फिर ऑब्जेक्टिव का सेट करा दो, जिससे आपका प्रिपरेशन अच्छा हो जाए। ओके, थैंक यू।